We read new topic of chapter first, modes of communication, language and art. कम्युनिकेशंस और आर्ट के लैंग्वेज के माध्यम क्या रहे उसके बारे में पढ़ेंगे. Among living beings, it is human alone that has a language. There are several views of language development. That hominid language involve gesture or hand movement. That spoken language was preceded by vocal but non-verbal communication such as singing and humming. That human's speech probably began with call like the ones that have been observed among primitives. Humans may have processed a small number of speech sounds in the interior stage. Gradually these may have developed into language. जीवित प्राणियों में ह्यूमन ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास लैंग्वेज है. भाषा के विकास पर कई प्रकार के भाव है. होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप या हाथों का संचालन शामिल था. होमिनिड से वो हाथों से ऐसे इशारे करके उसमें वो भी लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते थे एक दूसरे को बात समझाने के लिए. उच्चारित भाषा से पहले सॉन्ग गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या शाब्दिक संचार का प्रयोग होता था. ह्यूमन की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों को क्रिया से हुआ होगा. या बुलावे के पहले सबसे पहले बुलाने के अकॉर्डिंग उनकी आवाज़ का यूज़ किया होगा उन्होंने. जैसे हम नर वानरों में देखते हैं. प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था. धीरे धीरे वे ध्वनि ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई. When did spoken language emerge? उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? It has been suggested that the brain of Homo habilis and had certain features which would have made it possible for them to speak. ऐसा सजेस्ट दिया जाता है कि होमोटेबिलियस के ब्रेन में कुछ भी ऐसी विशेषता जिनके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ था. Thus, language may have developed as early as 2 MYA. The evolution of the vocal tract was equally important. This occurred around 2 lakh years ago. It is more specifically associated with modern humans. भाषा का विकास लगभग 20 लाख ईयर्स पूर्व शुरू हुआ होगा. मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही इम्पोर्टेंट था. स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख ईयर्स पहले हुआ था. इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है. द थर्ड सजेशन इज दैट लैंग्वेज डेवलप्ड अराउंड द same time as art, that is around 40,000 50,000 year ago. एक थर्ड सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 और 35,000 ईयर पहले विकसित हुई. The development of spoken language has been seen as closely connected with art since both are media for communications. और उच्चारित भाषा का विकास आर्ट के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि वे दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है. नेक्स्ट टॉपिक है केव पेंटिंग एट अल्टामीरा की केव पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे. अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक केव है यानी गुफा है. अल्टामीरा को गुफा की छत पर बने चित्रकारियों को और मार्सिलिनो सेव दी साउथ ओला का ध्यान उसकी डॉटर मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था. मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन आर्कियोलॉजिस्ट थे. उनको नन्ही सी उनकी जो छोटी डॉटर थी वो केव में इधर उधर दौड़ रही थी और खेल रही थी, जबकि जो उनके फादर थे वो केव के फर्श पर खुदाई कर रहे थे. अचानक मारिया की नज़र छत पर बनी पेंटिंग्स पर पड़ी. वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो, ऑक्सन मीन्स बेर.
एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी से उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच ही कुछ चित्रकारियाँ बनी हुई है, जिसमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लय पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। फिर तो उसका मन उमंग से इतना भर उठा कि वह हतप्रभ हो गए और अगले 2 ईयर उन्होंने एक बुक्स प्रकाशित की, लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी जो खोज थी उनके निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि वे चित्रकारी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। इतनी अच्छी पेंटिंग्स थी तो उन्होंने, जो दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये इतनी पुरानी हो ही नहीं सकती। Hundreds of paintings of animals done between 30,000 and 12,000 years ago have been discovered in the cave of Lascaux and Chauvet, both in France and Altamira in Spain. These include depictions of buffalo, horses, ibex, deer, mammoths, rhinos, lions, bear, panthers, hyenas and owl. फ्रांस में स्थित लेस फॉक्स और चौवे की गुफाओं में, स्पेन में स्थित अल्टामिरा की केव में जानवरों की सैकड़ों पेंटिंग्स पाई गई, जो 30,000 से 12,000 ईयर पहले के बीच में कभी बनाई गई थी। इसमें घोड़ों, शाकिन, हिरणों, मेमथो यानी विशालकाय जानवरों, गेंडों, लायंस, बियर, तेंदुए, लकड़बग्घों और आउल्स के चित्र शामिल हैं। मोर क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड दैट आंसर्स रिगार्डिंग दिस पेंटिंग्स। बहुत सारे उस पेंटिंग्स पर क्वेश्चंस उठते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाई डू सम एरिया ऑफ केव है पेंटिंग्स एंड नॉट अदर्स। ये क्वेश्चन भी उठता है कि ओनली फॉर है ना केव गुफाओं में के कुछ हिस्सों में ही चित्र क्यों की गए, अन्य हिस्सों में क्यों नहीं की गई। वाई वर सम एनिमल्स पेंटेड एंड नॉट अदर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कुछ खास जानवरों के ही पेंटिंग्स क्यों बनाई गई, अन्य दूसरे जानवरों की क्यों नहीं बनाई गई। वाई वर मैन पेंटेड बोथ इंडिविजुअली एंड ग्रुप इन ग्रुप, वेयर एज वुमेन वर डिपिक्टेड ओनली इन ग्रुप्स। फिर ओनली फॉर मेन को अकेले अलग अलग और समूह में चित्रित किया गया, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों। वाई वर मेन पेंटिंग्स नियर एनिमल्स बट नेवर वुमेन। वाई वर ग्रुप ऑफ एनिमल्स पेंटेड इन द सेक्शन ऑफ केव्स वेयर साउंड कैरिड वेल। केवल मेंस को ही जानवरों के साथ में पेंट किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं क्यों। जानवरों के समूह को गुफाओं के इन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज़ अच्छी तरह पहुंचती है। सेवरल explanations have been offered. One is that because of the importance of hunting, the painting of animals were associated with ritual and magic. The act of painting could have been a ritual to ensure a successful hunt. Another explanation offered is that these caves were possibly meeting places for a small group of people or locations for group activities. These groups could share hunting technique and knowledge, while painting and engravings served as the media for passing information from one generation to the next. इन क्वेश्चन के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए गए। उनमें से एक यह है कि जीवन में हंटिंग का महत्व है, इसलिए जानवरों की पिक्चर्स धार्मिक क्रिया और रस्मों जादू टोनों में जुड़ी होती थी। शायद पेंटिंग से इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से हंटिंग करने में सफलता मिले। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी जहाँ लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होते थे, सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहाँ के ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हैं हो अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से डिस्कस करते हो, और ये पेंटिंग्स आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। The above account of early society have been based on archaeological
Culp evidence clearly there is much that we still do not know, as mentioned at the beginning of this chapter. hunter gatherers society exist even today. आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया अधिकतर पुरातत्व आर्कियोलॉजी साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय में आरंभ में कहा गया है कि हंटिंग करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले के समाज आज भी मौजूद है। कैन वन लर्न एनीथिंग अबाउट पास्ट सोसाइटी फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदर्स? दिस इज अ क्वेश्चन वी विल एड्रेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। और इस प्रकार क्या आज के शिकारी संग्राहक के जीवन में पुराने समाजों के बारे में कुछ सीखा जा सकता है? इसी क्वेश्चंस पर हमें अगले अनुभाग में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली इनकाउंटर विद हंटर गैदर इन अफ्रीका। मैं डायरेक्ट इसके बारे में समझा रही हूँ आपको कि अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुकसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह में एक सदस्य था। पहली बार उनका संपर्क हुआ उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए। स्टार्टिंग में जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम इनके आसपास जाते थे तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके पाँव मिले लेकिन हमें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। 8 और 10 में शिकार संग्रहालय के साथ हुए मुकाबले के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे थीम्स 8 and 10 में। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक द हादसा। Archaeology is a discipline that studies human culture and evolution except of human biology. आर्कियोलॉजिस्ट एक विषय है जिसमें मानव संस्कृति मानव जीव विज्ञान के उद्विकासी पहलुओं का अध्ययन किया गया है। अब हम हादसा के बारे में पढ़ेंगे। हादसा क्या है? तो हादसा शिकारों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी है घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादसा का इलाका सूखा और चट्टानी है। यहाँ घास, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति के एनिमल्स की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े बड़े एनिमल्स में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जेब्रा, वाटरबग, हिरन, चिंकारा, खादगा, जंगली सुअर, मंकीज, टाइगर, तेंदुएज और लकड़बग्गे जितने आम है उतने ही आम स्मॉल एनिमल्स में शाही मछलियाँ, हेयर, गिद्दड़, टोर्टोइज और अनेक प्रकार के एनिमल्स है। हादसा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस खाते थे। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता था उतना दुनिया के किसी भी एक ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्रहालय रहते थे अपना अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ। वेजिटेशंस फूड, कंदमूल, बेर, रूट्स, बेरीज, फ्रूट्स, द बेबू ट्री etc. आदि जो साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 मंथ में उपलब्ध होता है
वह अब सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तु से भिन्न होता है, लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली बीज के हनी और सूड़ियों को चाव से खाया जाता था, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। Sources of water are widely distributed over the country in the wet seasons. वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। अक्सर लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5-6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है, इसलिए उनके शिविर कैंप्स होते थे वो आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते थे। फिर नेक्स्ट पर आप देश के कंट्री के कुछ पार्ट्स में घास के खुले मैदान है, लेकिन हजार लोग वहाँ कभी अपना शिविर कैंप नहीं बनाते। उनके कैंप पेड़ों और चट्टानों के बीच बल्कि तरजोही के तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं, यहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो। पूर्वी हादसा लोग जमीन और उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, एनिमल्स का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल, शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। अतः इस संबंध में हादसा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अपने इलाके में शिकार करने के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हादसा लोग अपने फूड के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर, वेजिटेबल्स पर ही निर्भर रहते थे। संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वेजिटेशन होता है और 20% भाग फ्लैश, मांस और शहद, हनी पर पूरा किया जाता था। नमी के मौसम में हादसा लोगों के कैंप आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास सब बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। मानव रिटन इन 1960 बाय जेम्स वुडबर्न एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा ये लिखा गया।